हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने जीडीपी, जीएनपी और जो बेसिक नेशनल इनकम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पढ़े। आज की हम जो क्लास करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमने बात किया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में वृद्धि हो रही है या इन्फ्लेशन हो रही है, या मुद्रास्फीति की वजह से केवल और केवल आपकी अर्थव्यवस्था ग्रो करती हुई दिख रही है और रियलिटी में कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी हमारी आय में वृद्धि नहीं हो रही है। तो इन्फ्लेशन सबसे पहले होता क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। इसको अगर आम भाषा में कहूं तो इसका सीधा संबंध है महंगाई से। ठीक है, जो चीज आप पहले 10 रुपए की लेते थे, अब वो प्राइस आपका मार्केट में आप लेने के लिए जाओगे वो हो गया है 15 रुपए का। जो दूध आप पहले लेने मार्केट में जाते थे तो 25 रुपए का एक पैकेट मिलता था, अब उसी का प्राइस हो गया 35 पर पैकेट। ये जो 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई यही वास्तव में क्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है। अब ये इन्फ्लेशन ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा जाकर के कह दोगे कि इन्फ्लेशन आ गई है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि वास्तव में इन्फ्लेशन कहते किसको है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं सीधा कहूँ कि जब किसी देश में लगातार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही हो तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात कम पैसे में पहले ज्यादा सामान आप लेते थे, अब उतने पैसे में आप कम सामान खरीद पा रहे हो। इसका मतलब एक सीधा शब्द यहाँ पर आता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता क्या है? क्रय शक्ति क्षमता अगर सीधा समझाऊं तो ये है कि जो 25 रुपए में आप आधा किलो दूध ले पाते थे, अब वो आधा किलो की बजाय आपको कितना मिल रहा है, 250 ग्राम मान लिया मिल रहा है। तो क्या है कि पैसे की जो क्षमता है खरीदने की वो कम हो गई है। क्लियर? पहले आप 25 रुपए में आधा किलो दूध लेते थे, अब 25 रुपए में केवल एक पाव खरीद पाते हैं। इसका मतलब आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। आपका रुपया कमजोर हो गया है, उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है परचेजिंग पावर का। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ आया होगा। तो एक दूसरा एग्जाम्पल जो पिछली क्लास में भी मैंने दिया था, चीनी का आप ले सकते हो कि पहले 30 रुपए केजी मिलती थी, अब 50 रुपए केजी मिल रही है। तो 20 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई ये क्या है, आपकी इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। तो ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग उलझते इसमें ज्यादा हैं क्योंकि इसका जो की पॉइंट्स हैं जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन है, मंदी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, स्टैगफ्लेशन है, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इन्फ्लेशन समझ आ गया। अब इन्फ्लेशन के टाइप क्या है, कैसे हमें पता चलेगा ये कि कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति है, किस तरह की मांग में वृद्धि की वजह से है, या आपकी लागत में वृद्धि की वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं इस बहुत स्पीडली किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से फॉरेन में कोई चीज़ें हो गई जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर भी चीज़ों के उत्पादन में या उसकी क्रय शक्ति क्षमता में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन से टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पे। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है अचानक से किसी चीज का प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन किसी भी वस्तु का उतना ही है, कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन उसकी डिमांड में अचानक वृद्धि हो गई। जैसे कभी कभी हम मार्केट में देखते हो प्याज की कीमतें 300 रुपए किलो तक बढ़ जाती हैं। अब प्रोडक्शन तो जितना होना था उस टाइम पे हो गया, लेकिन अचानक से शादियों के सीजन की वजह से या उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सप्लाई उन चीज़ों की कम हो गई, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ गई है जिसकी वजह से काला बाजारी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जो प्राइस आपको पहले 15 रुपए किलो या 30 रुपए किलो मैक्सिमम तक जाता था वो अब 300 रुपए किलो के हिसाब से जाने लग गया। दैट मीन्स कि डिमांड अगर इंक्रीज हुई तो इसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर? तो ये है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सीधी बात, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा फिर क्या करेंगे, एक ही चीज के ऊपर
आप समझो कि एक आदमी 30 रुपए भी देने को तैयार है, दूसरा आदमी कहेगा नहीं मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, वो उसके लिए 50 रुपए पे करने को तैयार है, तीसरा आदमी कहेगा नहीं मैं 70 रुपए पे करने को तैयार हूँ। तो जो बेचने वाला रहेगा वो मैक्सिमम अपना प्रॉफिट देखेगा और वो 70 रुपए के हिसाब से बेचना शुरू कर देगा। अब मार्केट में ये अवधारणा बन जाती है, दूसरी दुकान वाला समझेगा कि उसने तो 70 रुपए के हिसाब से चीजें बेची हैं, तो मैं क्यों अपना नुकसान करूं, तो वो एक बेस प्राइस अपना सेट कर लेता है कि भाई मैं भी 70 रुपए किलो के हिसाब से दूंगा। फिर वहां पे कोई तीसरा चौथा आदमी आता है और फिर वो डिमांड करता है कि भाई 70 की बजाय मैं 80 में दे दूंगा, और धीरे धीरे करके प्राइस इंक्रीमेंट होना शुरू होता है। तो ये आपकी कहलाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कैसे, कि जैसे किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा था पहले और अचानक से उसकी जो लागत है या जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल में उसके प्राइस में वृद्धि हो गई या उसकी सप्लाई चेन में कोई डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि जब ईरान के जो आपका हर्मुज जो जलडमरू मध्य है वहां पे जहाज फंसे, तो जिसकी वजह से अपने यहाँ पर पेट्रोल और गैस की सप्लाई बंद हो गई। अचानक से चीजें बहुत हाई रेट पे बढ़नी शुरू हो गई। गैस जो आपको काला बाजारी के माध्यम से भी 100 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाली थी, वो अब 300 रुपए किलो के हिसाब से मिलने लग गई। अब ऐसा नहीं था कि केवल और केवल गैस बढ़ी, अब जो मार्केट में सामान बनाने वाले थे, उस जो कच्चे माल के रूप में गैस का प्रयोग कर रहे थे, चाहे वो चाय वाले रहें, समोसे वाले रहें या कोई रेस्टोरेंट रहे, उन सभी ने अपने प्राइस बढ़ाने शुरू कर दिए। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अचानक से गैस के प्राइस में वृद्धि या पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि। अब पेट्रोल के दाम जैसे ही बढ़े, इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं, पेट्रोलियम के दाम जैसे ही बढ़े वैसे ही क्या हुई, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उनके जो प्राइस हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपने बढ़ाने शुरू कर दिए। या गैस का तो आप सीधा रिलेट भी कर पाएंगे कि आम जनजीवन से, कि गैस के जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए तो टी के भी प्राइस बढ़े, आपके रेस्टोरेंट में खाने के भी प्राइस बढ़े। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो खर्चा है वो आम जनों ने भुगतना पड़ा, इसीलिए इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। नेक्स्ट इसके अलावा जो अगला है वो है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि मुद्रास्फीति तो है, चीजों के मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी बढ़ रही है लेकिन प्राइस उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं जितने बढ़ने चाहिए, या जिसकी सामान्य तौर पर 1% से 3% तक के बीच में अगर वृद्धि हो रही है प्राइस में, तो इसको हम कहेंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जैसे कि टमाटर के प्राइस, मान लिया पहले पिछले सप्ताह में आपने देखा कि 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, अगली बार से फिर आप मार्केट में गए तो प्राइस में बढ़ोतरी हुई 12, ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो ये है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। लेकिन अगर यही आपकी 10 से बढ़कर के 100 रुपए किलो हो जाए तब इसको क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये अगला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके पहले अब रेंगती हुई तो हो गई, अब इसके बाद में आएगा मध्यम गति से जब आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो रही है, तो उसको हम कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति, जिसमें 3% से लेकर के 10% तक की अगर ग्रोथ है, ये डिनोट करेगा 1% से 3% को। और वॉकिंग अगर इन्फ्लेशन है तो जब प्राइस आपके 4% से 10% के बीच में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन। तो रनिंग इन्फ्लेशन का हमने बताया, इससे थोड़ा सा और आगे चले जाओ। ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन थोड़ा और स्पीड से बढ़ने शुरू हो जाएगी। रनिंग में आपका 10 से 15% तक के प्राइस में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो होगी आपकी रनिंग इन्फ्लेशन। बीच में मैंने 10 से 100 किलो वाला सीधा कॉन्सेप्ट बताया था, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, कि अचानक से बहुत खतरनाक तरीके से अगर आपके प्राइस में वृद्धि हो रही है तो वो कहलाती है आपकी हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे एक टाइम पे ये था कि जिम्बाब्वे में क्या हो गया था कि रोटी
खरीदने के लिए लाखों डॉलर देने पड़ते थे, ठीक है, ब्रेड खरीदने के लिए भी। इसका साधारण एग्जांपल मैंने प्याज वाला एग्जांपल बताया कि 15 रुपए की बजाय अगर 300 रुपए किलो मिलने लग जाए तो वो समझो वो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन है। क्लियर? इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन से रिलेटेड किस किस तरह की इन्फ्लेशन होती है। अब यहाँ से कुछ जुड़े हुए मेन शब्दावलियां हैं या की टर्म्स हैं जिसको आप समझ सकते हो। जैसे इसका एक उल्टा होता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब है सीधा सा कि इन्फ्लेशन है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज डीफ्लेशन। डीफ्लेशन, डीफ्लेशन डिनोट करता है कि प्राइस बढ़ने की बजाय अब यहाँ पे क्या हो गया है, गिरावट होनी शुरू हो गई है। डिफ्लेशन, कीमतें जब गिरनी शुरू होती हैं तो डिफ्लेशन होता है। और डिसइन्फ्लेशन, डिसफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन है लेकिन इन्फ्लेशन है लेकिन धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद में जब अर्थव्यवस्था में अगर आपका डिफ्लेशन कंटिन्यू है, प्राइस लगातार गिर रहे हैं, जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ में आपने देखा यहाँ पे एक प्राइस लेवल है, पहले प्राइस आपके बढ़े, फिर नीचे आना शुरू हुए, फिर नेगेटिव में चले गए, फिर ऊपर, अब नेगेटिव में जब चले गए तो ये है आपका मंदी का दौर। यहाँ पे है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के बाद में यहाँ पे डिफ्लेशन, प्राइस कम हो रहे हैं, कम होकर के अगर नकारात्मक हो गए हैं, नेगेटिव में चले गए हैं, अब 10 रुपए टमाटर की बजाय 3 रुपए टमाटर हो गए तो ये मंदी का दौर है, यानी प्राइस की एक्चुअल जो इनकम होनी चाहिए थी या जितनी फैक्टर कॉस्ट उसके ऊपर लगी है वो भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो है मंदी का दौर। अब मंदी एक लंबे समय तक सस्टेन करगी तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि लोग प्रोडक्शन करने से बचेंगे, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलेगा नहीं। सो यहाँ पर मंदी से बचने के लिए सरकार क्या करेगी, कुछ अपनी तरफ से पैसे देगी, लोगों को खर्च करने के लिए लोन सस्ते दे देगी ताकि लोग डिमांड करें, मार्केट में पैसा आए, और मार्केट में पैसा आए इसीलिए सरकार यहाँ फिर से पैसे दे करके रीफ्लेशन करना शुरू कर देती है, ठीक है। रीफ्लेशन जिसमें गवर्नमेंट अपने क्या करती है, पैसे लगा करके, एक्सपेंडिचर्स करके दोबारा से ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट करती है लोगों को, वो है आपका रीफ्लेशन। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि एक ऐसी स्टेज जहां पर इन्फ्लेशन भी है, बढ़ोतरी तो हो रही है, मार्केट में पैसे की प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, प्रोडक्शन करने के लिए लोग चाहते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कि इन्फ्लेशन भी है लेकिन बेरोजगारी भी अपना मुकाम हासिल किए है, तो वो है आपकी स्टैग इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन। दो शब्दों से बना स्टैग इन्फ्लेशन, तो एक जोड़ करके आप बना सकते हो स्टैगफ्लेशन। तो की कॉन्सेप्ट में आपके समझ में आया, इन्फ्लेशन जब प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं किसी चीज के तो हम उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइप में हमने देखा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित, लोग प्रोडक्शन उतना ही है लेकिन अचानक से डिमांड उसकी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में एकदम से कीमतों में उछाल आना शुरू होता है। इसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो हमने एलपीजी गैस वाला एग्जांपल आपको दिया कि अगर किसी चीज़ के कच्चे माल में या जो सामान वो बना रहे हैं उसकी लागत में वृद्धि होनी शुरू होती है तो अचानक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके अलावा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई, जिसमें अगर इन्फ्लेशन 1 से 3% तक का प्राइस बढ़ रहे हैं मार्केट में तो आप कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, अगर आपका 4 to 10% है तो आप कहेंगे इन्फ्लेशन है लेकिन तेज गति से नहीं है, मध्यम गति से हो रही है। उसके बाद में रनिंग इन्फ्लेशन, जब 10 to 15% रहेगी तो आप कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, अचानक से खतरनाक स्तर पर जब बढ़ोतरी होती है अर्थव्यवस्था में तो आप उसको कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। क्लियर? फिर उसके बाद में जब अर्थव्यवस्था में अचानक प्राइस में गिरावट आनी शुरू होती है तो डिफ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन का मतलब है अर्थव्यवस्था में क्या है, इन्फ्लेशन है लेकिन धीरे धीरे हो रही है। ये जो यहाँ पर जो स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो रिफ्लेशन है जो गवर्नमेंट इसको उठाने का कोशिश कर रही है, बट इससे पहले एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन है बट बहुत धीरे धीरे गति से वो आगे बढ़ रहा है। डिफ्लेशन जब प्राइस कम हो जाती है। रिसेशन जिसको मंदी कहते हैं हिंदी में, जब वस्तुओं के जो प्राइस हैं वो बढ़ने की बजाय
इतने नकारात्मक चले गए हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ को डिनोट नहीं कर पा रहे हैं। 10 रुपये किलो की बजाय 3 रुपये किलो जब आपको टमाटर मिलने शुरू हो जाएं तो समझ जाइए वो क्या है, मंदी का दौर है। ठीक है, और मंदी के नकारात्मक परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। इसके बाद में हमने गवर्नमेंट जब रिसेशन करती है, गवर्नमेंट लोन देती है, लोगों को मोटिवेट करती है कि वो खरीदें, मार्केट में पैसा जाए, डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगी तो फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। इसीलिए रिफ्लेशन गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं ला करके किया जाता है। ठीक है, ये कुछ स्टैगफ्लेशन जब बेरोजगारी है कि जो टर्म्स थी इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो हमने पढ़ ली है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है जब हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति चली जाती है या इन्फ्लेशन बहुत भयंकर स्पीड से बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा और गवर्नमेंट कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा मंदी से वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभाती है, और आरबीआई कैसे भूमिका निभाता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में, कौन कौन से मेजरमेंट लिए जाते हैं जिसको हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के जरिए डिनोट करते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।